हेलो दोस्तों, सोनी नर्सिंग कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मैं कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की 7 यूनिट में से 6 यूनिट्स के नोट भेज चुका हूं। अब हम आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की सभी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज से हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ उपेंद्र पारा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोनी नर्सिंग कॉलेज, जयपुर। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये सभी डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज आपको आगे वाले यूनिट्स के अंदर पढ़ते समय हेल्प करेगी, तो ध्यान से इनको देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं। हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ एक वो संपूर्ण अवस्था है जिसके अंदर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती है और अपंगता नहीं होती है। यहाँ पे इन्फर्मिटी का मीनिंग है अपंगता। तो हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सेकेंड, डिजीज। हेल्थ के डेफिनेशन के जस्ट अपोजिट डिजीज की डेफिनेशन है। डिजीज इज ए स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग और प्रेजेंस ऑफ इन्फर्मिटी। हमने हेल्थ में देखा था कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, जबकि डिजीज के अंदर क्या है? इनकम्प्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग और प्रेजेंस ऑफ इन्फर्मिटी। मीन्स इसके अंदर या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी न किसी क्षेत्र के अंदर कोई कमी रहती है और अपंगता मौजूद रहती है। उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन में जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC, अकॉर्डिंग टू अल्माटा कॉन्फ्रेंस। अल्माटा एक जगह का नाम है जहाँ पे 1978 के अंदर एक मीटिंग हुई थी। तो आइए डिस्कस करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा वहाँ पे दी गई थी। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एंड ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। इसको हम 3-4 टुकड़ों के अंदर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर, प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए आवश्यक है। मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी उस तक पहुंच सके। एक्सेसिबल का मीनिंग होता है पहुंचना, एक प्रत्येक व्यक्ति वहां तक पहुंच सके। एंड एक्सेप्टेबल टू देम, उसको वहन कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन, किसके थ्रू? फुली पार्टिसिपेशन के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर सके। एंड उसकी लागत क्या हो? उसकी लागत ऐसी हो कि कम्युनिटी के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, अमीर गरीब सब उसको क्या कर सकें? अफोर्ड कर सके। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यूनिवर्सल है, एक्सेसिबल है, एक्सेप्टेबल है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन है एंड अफोर्डेबल है। इन सभी को मिला के जो एक डेफिनेशन बनती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन होती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से या कॉमनली पर्पज से। किसने दी थी? अल्माटा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 के अंदर। ये यहाँ पे देखने योग्य बात है। द प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड।
फोर्थ, एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। एपिडेमियोलॉजी का क्या मीनिंग हो गया? डिजीज के स्प्रेड और कंट्रोल की स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, द स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कोरोना के अंदर एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट्स ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। वो किसके कारण संभव हुआ है? एपिडेमियोलॉजी के कारण। वैज्ञानिकों ने कोरोना की स्प्रेड को पता किया, उसको कैसे नियंत्रण कर सकते उसको पता किया। ये सब बातें कहाँ से पता चली? डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी से। डिजीज़ का घर घर जाकर अध्ययन किया गया, वो क्यों फैल रही है, किस लिए फैल रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या बचाव हैं, वो सब हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये आपकी आने वाली यूनिट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मीन्स होता है निगरानी। हम देखते हैं कि कई जगह पब्लिक प्लेस के अंदर लिखा होता है यू आर द अंडर द CCTV सर्विलेंस, मीन्स आप कैमरे की निगरानी के अंदर हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मॉनिटरिंग ऑफ द फैक्टर्स एंड अकर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर कंडीशन ऑफ इल हेल्थ। मीन्स इसके अंदर हम डिजीज़ के फैक्टर्स क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, कि उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसको हम क्या करते हैं? निगरानी के अंदर रखते हैं। तो सर्विलेंस का मीन्स होता है निगरानी करना। 6, इरेडिकेशन, टू टर्मिनेट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय टर्मिनेटिंग द इन्फेक्टेड एजेंट थ्रू सर्विलेंस। इरेडिकेशन का एक सिंपल सा अर्थ है उन्मूलन करना, मीन्स जड़ से समाप्त करना। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। कंट्रोल का मीन्स होता है कि उसको उसी अवस्था में रखना, उसी कंडीशन के अंदर रखना, उसी कंट्रोल मेजर के थ्रू रखना ताकि वो आगे ना बढ़े। जबकि इरेडिकेशन क्या होता है? उस बीमारी को जड़ से समाप्त करना इरेडिकेशन कहलाता है। ये सब हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 7, सोर्स। सोर्स इज द पर्सन ऑफ एनिमल ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इज द इन्फेक्टेड एजेंट पासेस टू द होस्ट। मीन्स सोर्स एक वो पर्सन है जिसके अंदर एनिमल ऑब्जेक्ट हैं, जिसके थ्रू एक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? पास होते हैं। वो कहलाता है सोर्स। इसको हम प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हैं। 8th, रिजर्वायर, एनी पर्सन, एनिमल इन विच एन इन्फेक्शन एजेंट लाइव, ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई एंड डिपेंड्स फॉर सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस, ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। रिजर्वायर का मीन्स होता है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया, एक वायरस ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है ताकि वो आगे फैल सके। जिस प्रकार हम कोरोना में देख सकते हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आता है, उसके अंदर वायरस, कोरोना वायरस आता है, कोविड वायरस आता है, वो अंदर ग्रो करता है और वापस वो 14 डेज के लिए इन्फेक्टेड करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से एक पर्सन, यहाँ पे हम क्या हुए? रिजर्वायर हुए किसके? कोविड की। तो रिजर्वायर का मीन्स होता है एनी पर्सन, एनिमल इन विच एन इन्फेक्शन एजेंट लाइव, growth and multiply and depends for survival, reproduce, transmitted to the host. 9th, incubation period, हिंदी में जिसको कहते हैं संक्रमण अवधि। This is the time interval between the entry of disease agent into the body and appearance of the first sign or symptoms of the disease. संक्रमण अवधि, इसको सिंपल सी भाषा में कहते हैं, एक बैक्टीरिया, एक वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करता है। इस बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? संक्रमण अवधि कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस से बता रहा हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? संक्रमण अवधि किसे कहते हैं? एक बैक्टीरिया, वायरसेस बॉडी के अंदर एंट्री करता है और अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, उस बीच की अवधि को हम संक्रमण अवधि कहते हैं। जिस प्रकार कोविड को हम देखें, कोविड का वायरस हमारी बॉडी का एंट्री करता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, उस बीच की अवधि लगभग 14 डेज है। 14 डेज फर्स्ट डे वो एंट्री करता है, 14 डेज पे वो अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करता है और आगे फैला संक्रमण करने लायक हो जाता है। तो ये बीच की अवधि उसकी क्या कहलाई? इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण अवधि। तो इस तरह से कोविड-19 की इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण अवधि कितने दिन की रही? 14 डेज की। तो इस तरह से ये अलग अलग बैक्टीरियाज, वायरसेज, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि
आपका इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण अवधि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एक बैक्टीरिया की, वायरसेस की क्या होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक बीमारी, an illness due to a specific agent or its toxic products which under certain condition tends to spread among individual in a community। इसको और हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, a disease transmit from one person to another person through direct or indirect contact। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से जो भी डिजीज फैलती हैं उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, उस रोग को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कोरोना, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, यदि हम एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हम क्या होता है, वो व्यक्ति उसके अंदर वायरस, कोविड वायरस एंटर कर जाता है और 14 डेज तक साइनम सिम्टम शो करते हैं। ये इसकी एक इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ये इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर के ऊपर। तो इस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई गाइडलाइंस बनाई हैं, कोरोना से बच के रहें, कैसे बच सकते हैं वो सब हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मास्क को पहने रहें, अच्छे से मास्क पहने, अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, बार बार हैंड वॉशिंग करें, अजनबी व्यक्ति से ना मिलें, बाहर कम घूमने जाएं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाएं। तो इस तरह से हम कोविड से बच सकते हैं। आए दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कोविड का केवल बचाव ही उपचार है। ये केवल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे को सिखाती है कि हम रोग का केवल बचाव ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमिक। व्हाट इज एपिडेमिक? कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। तो आइए डिस्कस करते हैं एपिडेमिक को अलग अलग टर्म्स में। एपी का मीन्स होता है अपॉन, डेमोस का मीन्स होता है पीपल। मीन्स एक कॉमन वर्ड्स बनेगा अपॉन द पीपल। When a disease spread very wide in a community, it is called an epidemic। मीन्स एक डिजीज लार्ज एरिया में फैलती है, पूरे देश में फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। वो डिजीज जो पूरे देश के अंदर फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, या लार्ज एरिया में फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक। एग्जाम्पल, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब कोरोना भी हो गया, पूरे देश के अंदर फैल रहा है, हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर पेशेंट मिल रहे हैं हमारे को। इस तरह से ये भी एक एपिडेमिक डिजीज होगी। देन हम सेकंड आते हैं एंडेमिक। एंडेमिक, एन का मीन्स इन, डेमोस का मीन्स पीपल। कंबाइंड वर्ड क्या बनता है, इन द पीपल। कंबाइंड वर्ड क्या है, इन द पीपल। जबकि एपिडेमिक का क्या था, अपॉन द पीपल। व्हेन ए डिजीज स्प्रेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, इट इज कॉल्ड एन एंडेमिक। मीन्स एंडेमिक उससे कहते हैं वो रोग जो एक छोटे से एरिया के अंदर फैलता है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। वो रोग जो एक छोटे से एरिया में फैलता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जैसे डायरिया, कोल्ड, फीवर, वो एक छोटे से एरिया में फैलते हैं, तो इस तरह से हम उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज कह सकते हैं। नेक्स्ट, पेंडेमिक। पेन का मीन्स ऑल, डेमोस का मीन्स पीपल। कॉमन वर्ड क्या बोला, ऑल द पीपल। तो इस तरह से व्हेन ए डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड पेंडेमिक। वो डिजीज जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फैलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। WHO ने एंड भारतीय सरकार ने कोरोना को एक पेंडेमिक डिजीज घोषित कर दिया है। मीन्स पेंडेमिक डिजीज स्टार्ट हुई, कोरोना स्टार्ट हुआ था चाइना से, चाइना के थ्रू सारे देशों में फैला, सारे देशों से इंडिया के अंदर आया, जो लोग बाहर गए हुए थे वो इंडिया के अंदर आए, उन लोगों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला। तो इस तरह से ये रोग, कोविड रोग बाहर से आया, न कि इंडिया के अंदर पहले था। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं,
कोविड इज़ ए पेंडेमिक डिजीज़ जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फैली, अभी मोर देन काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर फैल चुकी हैं, काफ़ी लगभग 4.5 लाख पेशेंट इंडिया के अंदर होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। राजस्थान के अंदर 15,000 केसेज होने वाले हैं, जिसके अंदर 11,500-12,000 केसेस क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए। तो इस तरह से राजस्थान की 78% रिकवरी यहाँ पे कोविड की बताई गई है। तो इस तरह से कोविड क्या हो गई, एक पेंडेमिक डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट 14, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और रिगार्ड्स देयर हेल्थ, डिजीज, बर्थ, डेथ। डेमो का मीन्स होता है ह्यूमन, लोगों के डाटास के बारे में स्टडी करना, उनको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और रिगार्ड्स देयर हेल्थ, डिजीज, बर्थ, डेथ मीन्स लोगों के हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में डिस्कशन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ये आपकी 6 यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर। 15, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। मोर्टिलिटी का मीन्स होता है डेथ रेट, मृत्यु दर। मोर्बिडिटी का मीन्स होता है डिजीज स्प्रेड रेट, रोगी होने की दर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर्टिलिटी, डेथ रेट, मोर्बिडिटी, डिजीज स्प्रेड रेट। डेथ रेट मीन्स मृत्यु दर, डिजीज स्प्रेड रेट मीन्स रोगी होने की दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। पेंडेमिक वो डिजीज जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फैलती है उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक जो एक लार्ज एरिया में फैलती है उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। एंडेमिक जो एक स्मॉल एरिया के अंदर फैलती है उसको एंडेमिक कहते हैं। जैसे एक बगरू के एक मोहल्ले के अंदर डायरिया फैला उसको हम एंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक मलेरिया है, डेंगू है जो पूरी इंडिया के अंदर फैलता है उसको हम एपिडेमिक कह सकते हैं। पेंडेमिक कोरोना जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर आया तो हम उसको पेंडेमिक कहेंगे। तो आइए, अभी तक हमने डेफिनेशन डिस्कस की, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एब्रीवेशंस जो आपके आने वाले सिलेबस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एएनसी, एंटीनेटल केयर, ये 3 तरह की होती हैं, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर। एएनएम, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसको आप भली भांति परिचित होंगे। एआरआई, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, तो यहाँ पे एआरआई एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देन 5th, आशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती हैं। इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम है जो है आशा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ध्यान से देखिएगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हम गांव के अंदर आंगनवाड़ी को देखते हैं, आंगनवाड़ी के ऊपर एक आशा होती है। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा को लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा को लगाया जाता है। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, ये एक इम्यूनाइजेशन का वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं। आयुष, आयुष इट इज़ द इंडियन मेडिसिन सिस्टम। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। इस सब के बारे में हम जान चुके हैं। ये हमारी इंडियन ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है। जब अंग्रेज देश के अंदर आए थे तब वो अपने साथ एलोपैथिक लाए थे जो हमारी बॉडी के जस्ट ऑपोजिट है। जबकि आयुष क्या है, आयुष हमारे बॉडी के नेचर के साथ अटैच हैं। हमारी जो शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, ये पंच तत्व आयुष से रिलेटेड है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, तो ये चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर के अनुकूल है यदि हम इसको फोकस करते हैं। अब गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ा रही है, तो हमारी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएं। इसके साइन कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, लंबा समय लगता है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद हैं। आयुष ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। 8th, AWW, आंगनवाड़ी वर्कर। गाँव के अंदर हमने देखा होगा आंगनवाड़ी होती है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उसको क्या कहते हैं,
आंगनवाड़ी वर्कर। देन बीसीजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ये, बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ध्यान से सुनेगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, हमारे इम्यूनाइजेशन पर्पस से, टीकाकरण पर्पस से। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर बीसीजी की वैक्सीनेशन लगाई जाती है ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस से बच्चों को फ्यूचर के अंदर बचा सकें। तो ये है बीसीजी वैक्सीन जो हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर देखेंगे। बीडीओ, आपने पंचायत समिति के ऊपर एक नाम सुना होगा, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो उस पूरे ब्लॉक का इंचार्ज होता है, डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई फुल फॉर्म बॉडी मास एक इंडेक्स है जिसके थ्रू हमारे हाइट एंड वेट को, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको हम काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हम आप लोग डिस्कस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सीएचसी, यहाँ पे सीएचसी का मीनिंग है हेल्थ सेंटर से रिलेटेड है। हेल्थ सेंटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट सब सेंटर पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, थर्ड सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इस तरह से यहाँ पे 3 टाइप के हेल्थ सेंटर्स आ गए। सब सेंटर जो सबसे बॉटम के ऊपर होता है, गांव के अंदर होता है। पीएचसी मेनली जो सब सेंटर होता है 3 से 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर होता है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20 से 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर होता है। सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के ऊपर होता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। देन डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक तरह का केमिकल है जो एक पेस्टिसाइड्स का काम करता है, मच्छरों को मारने का काम करता है। इसको भी हम जब छोटे थे तब हम देखते थे घरों के अंदर डीडीटी का छिड़काव किया जाता था। वो किस लिए किया जाता था, मलेरिया डेंगू से बचने के लिए। अभी भी हम देख रहे हैं हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, किस लिए, कोरोना अपने इससे बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए। नेक्स्ट डीजीएचएस डायरेक्टर्स जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इंडिया लेवल के ऊपर है, उसका एक हेड बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डीपीटी इट इज़ आल्सो वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, इसके अंदर 3 वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनेस, 3 रोग की 3 वैक्सीन। डिप्थीरिया एक रोग है उसकी वैक्सीन, पर्टूसिस इसको कुत्ता खांसी कहते हैं, टिटनेस जिसके बारे में हम भली बाती परिचित है। नेक्स्ट एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। नेक्स्ट ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल के ऊपर ये एजेंसीज क्या करती हैं, इंश्योरेंस करती है ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। नेक्स्ट एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर और फूड के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो किस नाम से जाना गया, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएचए फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, ये आपके सब सेंटर के ऊपर होती है, असिस्टेंट फीमेल हेल्थ असिस्टेंट जो हेल्थ असिस्टेंट हेल्थ वर्कर्स का काम करते हैं। एफआरयूज फर्स्ट रेफरल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट्स किसे कहते हैं, तो यहाँ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हम कहते हैं सीएचसी को। हमने 3 सेंटर देखे थे, सब सेंटर पीएचसी एंड सीएचसी। इसके हम जब स्टाफिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीएचसी को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट किस लिए बोलते हैं। तो एफआरयू की फुल फॉर्म हो गई फर्स्ट रेफरल यूनिट, किसको कहते हैं हम, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये आपके साइकेट्रिक के अंदर 3rd ईयर के अंदर आएगी। तो जो भी मेंटल डिजीज है उसको इंटरनेशनली क्लासीफाई किया गया है, ICD-10 क्लासिफिकेशन, जो आप 3rd ईयर में जब आप जाएंगे साइकेट्रिक के अंदर आप और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मीन्स चाइल्ड से रिलेटेड सारे स्कीम्स को एक जगह इंटीग्रेटेड करके ICD स्कीम बनाई गई थी, जिसको किस नाम से जाना गया, ICDS के नाम से। देन ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, नर्सिंग की एक इंटरनेशनल काउंसिल बनाई गई जो ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के नाम से जानी जाती है। IDD आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स लोगों को इन्फॉर्म करो, एजुकेट करो एंड कम्युनिकेट करो। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन।
रोगों से बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया क्या है? IEC। लोगों को इन्फॉर्म करो, एजुकेट करो और वो आगे से आगे वापस क्या करे? कम्युनिकेट करे। मीन्स यदि आपको कोविड के बारे में जानकारी है तो आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, उनको एजुकेट करिए और वो उनको बताएं कि यदि आपको जानकारी तो और आप लोगों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए। नेक्स्ट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो बाल श्रम होता है उस बाल श्रम को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो किस नाम से जाना गया? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाल श्रम किसे कहते हैं? 14 ईयर्स के नीचे बच्चों को आप जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते, यदि करवाते हैं तो कानूनन जुर्म है। IMR, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो इन्फेंट किसे कहेंगे? 28 दिन से लगा के 1 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट। 28 वर्ष से लगा के 1 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु को किसके अंदर हम काउंट करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। देन INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इट इज़ द हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग इन ऑल ओवर इंडिया, जो हमारे नर्सिंग फील्ड को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, सिलेबस को अपग्रेड करती हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर नर्सिंग काउंसिल के अंदर और काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। तो हम सभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।